इस समय इजराइल के खिलाफ दो युद्ध लड़े जा रहे हैं और गाजा उनमें से एक नहीं है। दरअसल दूसरे युद्ध में इजराइल बुरी तरह हार रहा है। मैं किस बारे में बात कर रहा हूं? आइए शुरू करते हैं। आप समाचारों में गाजा के बारे में बहुत कुछ सुन रहे हैं। इसे गाजा युद्ध कहा जाता है, लेकिन गाजा एक बहुत बड़े संघर्ष का सिर्फ एक मोर्चा है। पहला और सबसे स्पष्ट युद्ध ईरान के खिलाफ है। इसे समझने के लिए मुझे कुछ कहना है। पागलपन, कुछ ऐसा जिसके बारे में आपने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि पिछले कुछ दशकों में, मान लीजिए पिछले 50 वर्षों में, मध्य पूर्व में सबसे ज्यादा अरबों की हत्या के लिए कौन जिम्मेदार है, तो आप शायद कहेंगे इजराइल, है ना? लेकिन यह पूरी तरह से गलत है। कम से कम 10 गुना ज्यादा अरबों की मौत के लिए जिम्मेदार ईरानी हैं। हाँ, ईरानी। वे मुसलमान हैं, लेकिन अरब नहीं हैं। और जहां अधिकांश अरब सुन्नी हैं, वहीं ईरानी शिया हैं। अब हो सकता है कि शिया और सुन्नी आपके लिए ज्यादा मायने न रखते हों, और मैं यहां इसकी विस्तार में चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन 400 साल पहले के यूरोप के बारे में सोचिए, जब कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट एक दूसरे का लगातार कत्ल कर रहे थे। मूल रूप से यही आज मुस्लिम दुनिया में हो रहा है। हाल के दशकों में ईरानियों ने लगभग 10 लाख अरबों की हत्या कहाँ की है? मुख्य रूप से तीन देशों में, इराक, सीरिया और यमन में। अगर यह आपको हैरान करता है, तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। मध्य पूर्व का पहला नियम है, अगर एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को मारता है और आप इसका दोष इजराइल पर नहीं डाल सकते, तो किसी को फर्क नहीं पड़ता। और इसी से मैं मध्य पूर्व के दूसरे नियम पर आता हूं। अगर एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को मारता है और आप इसका दोष इजराइल पर नहीं डाल सकते, तो खुद मुसलमानों को भी फर्क नहीं पड़ता। पिछले कुछ दशकों में लंदन, एम्स्टर्डम या विस्कॉन्सिन में ईरान के खिलाफ कितने मुस्लिम विरोध प्रदर्शन हुए हैं? आपने खबरों में ईरानियों द्वारा अरबों की हत्या के बारे में कितने लेख देखे हैं? विश्वविद्यालयों में सुन्नी बनाम शिया पर कितने पाठ्यक्रम हैं? लगभग शून्य। इसराइल के खिलाफ कितने प्रदर्शन हुए हैं? 1 मिलियन। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप केवल गंजा के बारे में ही सुनते हैं। लेकिन ईरान के लिए गजा तो बस सुन्नी अरबों से भरा एक शहर है। ईरान उन्हें हथियार भेजता है, कभी मानवीय सहायता नहीं भेजता। ईरान उनका इस्तेमाल करता है। गजा एक खेल का मैदान है। लेबनान में हिजबुल्लाह एक और मोर्चा है। सीरिया तीसरा है। असद शासन दिसंबर 2024 में क्यों गिर गया? वहां 10 साल तक एक क्रूर युद्ध चला। तो दिसंबर में क्या हुआ? असद को सत्ता में बनाए रखने वाला था हिजबुल्लाह, जो ईरान समर्थित एक शिया उग्रवादी है। सालों तक हिजबुल्लाह ने सीरिया में सुन्नी बहुसंख्यक को कुचल दिया, लेकिन दिसंबर 24 में इजराइल ने हिजबुल्लाह की कमांड संरचना को समाप्त कर दिया। सुन्नी बहुसंख्यक ने इस मौके का फायदा उठाया, असद को उखाड़ फेंका और ईरानी सेनाओं को बाहर निकाल दिया। आइए आगे बढ़ते हैं। ईरान इराक और यमन में भी शिया मिलिशिया चलाता है। ईरान खुलेआम इजराइल के विनाश की कोशिश करता है। वे खुद ऐसा कहते हैं, और व्यक्तिगत रूप से एक यूट्यूबर और निम्न स्तरीय मोसाद एजेंट के रूप में मुझे लगता है कि यह केवल समय की बात है जब इजराइल ईरान के अंदर हमला करेगा। मैं ईरानियों की बात पर विश्वास करता हूं जब वे कहते हैं कि वे इजराइल को नष्ट करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। मैं उन पर 3 कारणों से विश्वास करता हूं। मैं लोगों का इतना सम्मान करता हूं कि उनकी बातों को गंभीरता से लेता हूं। जैसा कि मैंने कहा, उन्होंने हाल के दशकों में लगभग 10 लाख अरबों को मार डाला है। तो आप क्या सोचते हैं वे हमारे साथ, यहूदियों के साथ क्या करेंगे? और सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं देखता हूं कि ईरानी शासन अपने ही लोगों के साथ क्या करता है। वे सड़कों पर महिलाओं को सिर्फ थोड़े से बाल दिखाने पर पीटते हैं। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं कि वे हमारे साथ इससे भी कहीं बुरा करेंगे। और यहाँ एक सलाह है, लोगों का मूल्यांकन उनकी बातों से मत करो। उनका मूल्यांकन इस आधार पर करो कि वे अपने घरों में कैसे व्यवहार करते हैं। तो पहली जंग ईरान के खिलाफ एक सैन्य अभियान है। एक ऐसा दुश्मन जो खुलेआम कहता है कि वह हमें मिटा देना चाहता है। एक अजीब तरीके से मैं इसका सम्मान भी करता हूं। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो बाहरी लोगों को स्थिति समझाने की कोशिश कर रहा है, यह चीजों को वास्तव में आसान बना देता है। ईरान एक ऐसा देश है जो इजराइल से 1000 किलोमीटर दूर है।
फिर भी वहां की सरकार, इस्लामी गणराज्य, हमें नष्ट करने के लिए खुलेआम और आक्रामक रूप से काम कर रही है। अब दूसरी जंग, ये जंग कहीं अधिक जटिल है, और ये वही जंग है जो कतर इजराइल के खिलाफ लड़ रहा है। इस जंग में इजराइल हार रहा है और बुरी तरह हार रहा है। क्यों? क्योंकि इजराइल को तो ये भी एहसास नहीं है कि वह जंग में है। मुझे भी यह बात पिछले साल ही समझ में आई थी। मैं खुद से बार बार पूछता रहा, ये कैसे संभव है कि 8 अक्टूबर को ही अमेरिका में छात्र इजराइल के खिलाफ और हमास के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे थे। अमेरिकी छात्र उन कट्टरपंथी मुसलमानों का समर्थन कैसे कर सकते हैं जो महिलाओं को बिना पुरुष की अनुमति के घर से बाहर भी नहीं जाने देते? जिन छात्रों के पास इतने सारे सर्वनाम हैं, उनके पास इतनी कम जानकारी कैसे हो सकती है? उन्हें यह कैसे नहीं पता कि गाजा में समलैंगिक पुरुषों के लिए एक परीक्षा होती है? इसे कहा जाता है, क्या समलैंगिक पुरुष उड़ सकता है? वे आपको किसी ऊंची इमारत से फेंक देते हैं। अगर आप सुरक्षित उतर जाते हैं तो आप उड़ सकते हैं, अगर नहीं तो स्पॉइलर अलर्ट, 100% समलैंगिक लोग उड़ सकते हैं, आप मर जाते हैं। अब मैं छात्रों को दोष नहीं देता, वे केवल 20 साल के हैं। एक विशाल प्रचार मशीन है जिसने उन्हें पश्चिम और इजराइल के खिलाफ जड़ से भर दिया है। वो मशीन कतर है। कतर सॉफ्ट पावर का एक अभियान चला रहा है। अपनी अरबों की संपत्ति से वह प्रभाव खरीदता है। उनकी खरीदारी की सूची बहुत बड़ी है। खेल आयोजनों और टीमों जैसे वर्ल्ड कप और पेरिस सेंट जर्मेन, वित्तीय संस्थानों जैसे डॉयचे बैंक, हीथ्रो एयरपोर्ट में हिस्सेदारी, और यह सूची लगातार बढ़ती जाती है। लेकिन अगर आप पीआर की परत हटाएं तो असल में कतर क्या है? और एक कट्टरपंथी मुस्लिम राज्य, एक ऐसा राज्य जो मुस्लिम ब्रदरहुड का समर्थन करता है, एक वैश्विक इस्लामी आंदोलन जिसका लक्ष्य इस्लाम को पूरी दुनिया में फैलाना और शरिया कानून को वैश्विक युद्ध बनाना है। कतर पैसे वाला तालिबान है। पश्चिम में यह मिथक है कि अगर लोगों को आराम, पैसा, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा मिल जाए तो वे स्वाभाविक रूप से लोकतंत्र और मानवाधिकारों को अपनाएंगे। कतर इस बात का सबूत है कि यह सोच पूरी तरह से पश्चिमी कल्पना है। कतर लोकतांत्रिक नहीं है। यहाँ महिलाओं के अधिकार नहीं हैं, समलैंगिकों के अधिकार नहीं हैं, और इससे भी बुरा, यह सक्रिय रूप से पश्चिमी मूल्यों के खिलाफ काम करता है। इसकी सॉफ्ट पावर रणनीति का एक मुख्य हिस्सा इजराइल के खिलाफ एक सॉफ्ट युद्ध है, और इजराइल इसे समझ नहीं पा रहा है। आइए सीधे अंत पर चलते हैं। दो हालिया उदाहरण। इजराइल में एक राजनीतिक घोटाला जिसमें कथित तौर पर कतर द्वारा स्थापित वैश्विकवादियों का हाथ है, जो सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंच गए। ट्रंप ने हाल ही में कतर का दौरा किया। उन्हें क्या मिला? एक विमान और एक बंधक। कतर ने हमास से कहा कि वह ईदान अलेक्जेंडर नामक बंधक को ट्रंप को तोहफे के रूप में रिहा कर दे। इसका क्या मतलब बनता है? कतर मुस्लिम ब्रदरहुड है और मुस्लिम ब्रदरहुड ही हमास है। लेकिन मैंने अभी जो कुछ भी कहा वही अंतिम लक्ष्य है। यह एक रणनीतिक युद्ध है जिसे कतर ने 20 साल से भी पहले शुरू किया था। इजराइल पर कतर का युद्ध दो स्तंभों पर टिका है, शिक्षा और मीडिया। कतर ने धैर्य और गहरी जेब के साथ एक विशाल मीडिया साम्राज्य खड़ा किया, अल जजीरा और अल जजीरा प्लस। अल जजीरा की हर हेडलाइन, और मैंने ये कई बार कहा है, हमेशा इजराइल के खिलाफ होती है। ईरान के विपरीत, जो अपनी नफरत को खुलकर जाहिर करता है, कतर के लोग भावनाओं के आधार पर काम करते हैं। फिलिस्तीनियों की, आप सीरिया या यमन में बच्चों की पीड़ा नहीं देखेंगे। आपको अल जजीरा पर मुस्लिम देशों में मानवाधिकार उल्लंघनों की कभी आलोचना देखने को नहीं मिलेगी। वैसे जो लोग इजराइल विरोधी हैं वे पश्चिम विरोधी भी हैं। यह नाजियों के साथ भी सच था, सोवियत संघ के साथ भी सच था, और इस्लामवादियों के साथ भी सच है। आप लंदन में किसी फिलिस्तीन समर्थक प्रदर्शन में यूनियन जैक नहीं देखेंगे। आप पेरिस में किसी इजराइल विरोधी रैली में त्रिरंगा नहीं देखेंगे। और आप विस्कॉन्सिन में इजराइल विरोधी प्रदर्शनों में अमेरिकी झंडा नहीं देखेंगे। अल जजीरा प्लस पर आपको केवल वही राजनीतिक वीडियो देखने को मिलेंगे जो इजराइल विरोधी हैं या जो अमेरिका में राजनीतिक और नस्लीय समस्याओं को उजागर करते हैं।
वे इसे इतनी व्यवस्थित तरीके से और इतने लंबे समय तक करते हैं कि आखिरकार युवा अमेरिकी यह मानने लगते हैं कि अमेरिका नस्लवादी है और इजराइल नरसंहार कर रहा है। वे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और बहुत सारा पैसा इस्तेमाल करते हैं ताकि पश्चिम पर भीतर से हमला किया जा सके, और हमेशा की तरह पहला निशाना इजराइल होता है। दूसरा स्तंभ है शिक्षा। पिछले 20 वर्षों में कतर ने अपनी विचारधारा को बढ़ावा देने के लिए अमेरिका की यूनिवर्सिटियों में $5 अरब डाले हैं। ये केवल उच्च शिक्षा तक सीमित नहीं है। कतर ने अमेरिका के स्कूलों में इजराइल विरोधी कार्यक्रमों को प्रायोजित किया है। अगर आप अपने दुश्मन के लोगों को उनके देश की स्थापना के मूल्यों के खिलाफ कर सकते हैं तो टैंक और सैनिक भेजने की क्या जरूरत है? और अगर इजराइल को यह समझ नहीं आता तो बाकी पश्चिमी दुनिया को क्यों आना चाहिए? कतर इजराइल और हमास के बीच मध्यस्थ नहीं है। कतर एक दुश्मन है। कतर हमास का मकान मालिक है। कतर के बिना हमास आर्थिक, सैन्य और सबसे महत्वपूर्ण पश्चिम के उन हिस्सों के समर्थन के बिना जिनमें कतर पिछले 2 दशकों से झर घोल रहा है, जीवित नहीं रह सकता था। मैं सच में उम्मीद करता हूं कि इजराइल जाग जाए, क्योंकि यह युद्ध देश के लिए दीर्घकालिक सबसे बड़ा खतरा है। मेरी अगली वीडियो एक अमेरिकी प्रोफेसर की बातों का खंडन करने के बारे में होगी जिसे इजराइल के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, और मंदिर पर्वत की यात्रा के बारे में एक और वीडियो। कृपया सदस्यता लें ताकि आप मेरे अगले वीडियो न चूकें। मैं अपने समर्थकों को धन्यवाद देना चाहता हूं। आपके धन्यवाद से मैं पिछले 2 सप्ताह में अधिक वीडियो अपलोड करने में सक्षम हो पाया हूं। आपसे अगले हफ्ते मिलते हैं। यल्ला बाय।